हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस की इस नई क्लास में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि हर छात्र तक सही और सरल तरीके से पढ़ाई चीज पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान का अध्याय 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यह है हमारा चैप्टर 2। जरा सोचो, जब कोई बीमार पड़ता है तो क्या करता है? कभी डॉक्टर के पास जाता है, कभी अस्पताल या कभी दवा की दुकान पर। लेकिन हर किसी को इलाज एक जैसा नहीं मिलता। क्या गांव और शहर दोनों जगह सुविधाएं समान है? यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सरकार हमारे स्वास्थ्य में क्या भूमिका निभाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी न होना नहीं है, बल्कि साफ पानी, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित जीवन भी उतना ही जरूरी है। हम समझेंगे कि सरकारी अस्पताल, योजनाएं और कानून कैसे लोगों की मदद करते हैं, क्यों स्वास्थ्य को एक बुनियादी अधिकार माना गया है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास सुबह आईएएस के साथ, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करे एवं गृह निर्माण, सड़कों के निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपकरण कर उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे और इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखेंगे उपशीर्षकों को देखेंगे। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ये जरूर बताइएगा आप सब। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त उपर्युक्त कॉलेज में से कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें वह चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। यहाँ पे देखिए कॉलेज दिया गया है। कॉलेज, यहाँ पे अलग अलग जगह पे, यहाँ पे देखिए एम्बुलेंस दिख रही होगी आपको। यहाँ पर देखिए पानी ले जाती हुई महिलाएं दिख रही हैं। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य कई प्रकार होते हैं, बीमारी के कई प्रकार होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम किसी रोग से बीमारी है तभी बीमार हैं या फिर तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वस्थ न होने के कई सारे रीजन आपको बताए गए हैं अभी। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ पे देखिए दो तालिका दी गई है, प्रथम और द्वितीय। इसको हम देखते हैं क्या कहा गया है इस तालिका में। संसार भर में, पहली तालिका में देखते हैं, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ देखिए क्या कहा गया है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। डॉक्टरों की संख्या काफी कम है।
आगे देखते हैं, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और अब सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई है। अब यहाँ पे देखिए कि भारत के करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेती यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से की जाती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पाते। संचारणी बीमारी पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधे बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। वे अल्पपोषण के शिकार बने रहते हैं। आगे देखते हैं, तालिका हम सब ने देख लिया। इस तालिका को क्या नाम देंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। किन-किन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है? आगे देखते हैं, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैली हुई है। इन विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हो गई हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इसके बारे में और आगे जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिख रहा होगा आप सबके सामने। यहाँ पे कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अक्सर लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक देखिए हकीम शेख की कहानी है। देखिए कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं क्या बताया गया है यहाँ। हकीम शेख की कहानी। हकीम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति पीबीकेएमएस के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए। उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती कराने से मना कर दिया गया, क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उनको भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पताल ने उन्हें भर्ती कराने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख ने पीबीकेएमएस ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ऐसा भी होता है कई बार, अगर चीजें खराब हो जाती हैं या फिर डॉक्टर इलाज करने से मना कर देते हैं, तो हम जो है कि कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक इलाज का खर्च। यहाँ पे देखिए वार्तालाप के माध्यम से बताया गया है एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमल के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। यहाँ पे दो मित्र हैं, एक अमन है, दूसरा रंजन है। दोनों एक अच्छे फ्रेंड हैं। रंजन का परिवार जो है वह संपन्न है, यानी उसके पास पैसे हैं, जबकि वहीं अमन के माता पिता जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि रंजन अमन से कहता है, अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? उसके बाद जो है कि
रमन कहता है अमन कहता है कि मुझे वायरल बुखार हो गया था, अस्पताल में जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, इसी सोमवार से आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए, ये तो साधन संपन्न लड़का है, तो इसका इलाज बड़े जल्दी हो गया था, इसके डैडी ने करवा दिया था। आगे देखते हैं। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 स्टार होटल होगा। डैडी कह रहे थे कि एक प्राइवेट अस्पताल है और बहुत बढ़िया से सुविधाएं मिलती है। यह जो है कि रंजन के पापा कहते हैं और यह जो है कि रंजन है। उसके बाद क्या होता है, रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपए देने पड़े डॉक्टर को दिखाने से पहले ही। पता है, वहां पर बहुत अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ साफ सुथरा और जगमग था, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल था। आगे देखते हैं। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहां तो सब दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? ऐसा नर्स ने पूछा रंजन से। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हमें वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। यह थी रंजन की कहानी। हाँ तो छोटे जनाब, यह जब गुलाबी गोली है, दि, दिन में 3 दफा लेनी है, यह सफेद वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए, और यह सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। ऐसा डॉक्टर ने कहा। उसके बाद रंजन ने कहा धन्यवाद डॉक्टर। यह थी प्राइवेट हॉस्पिटल की कहानी। अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए शुरू क्या होती है अमन की कहानी। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो तुम किस अस्पताल में गए, अपनी तो कहो कि तुम किस अस्पताल में गए। रंजन ने अमन से पूछा कि तुम अपना बताओ कि तुम किस अस्पताल में गए। अभी तक तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ सिर्फ। तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत समय जाने वाला था, ऐसा अमन ने कहा। और सच में कितना ज्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका हुआ था, क्योंकि सरकारी अस्पताल था और उसके बाद वहां लाइन लगानी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि तभी नंबर आता है, तभी पर्ची कटती है, तभी दवा मिलती है। तो यह रही अमन की कहानी। अब देखते हैं दूसरी दूसरी बात कि जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन लगानी पड़ी। जांच के लिए जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़का हो रही थी। हमें 3 दिन बाद खून के जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन भी वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। ऐसी समस्या अक्सर होती रहती है और रूबरू होंगे आप सब ऐसी समस्याओं से। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ, खून की रिपोर्ट जल्दी करो, ऐसा डॉक्टर ने बोला, दूसरी डॉक्टर ने। उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पे इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतारते ही इसे गोली देनी है बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल तो मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज्यादा दवाइयां दे दी और मेरे इलाज में ज्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज्यादा खर्च नहीं हुए, इसने कहा, अमन ने। अब यहाँ पे शुरू होती है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपर्युक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, जैसा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो कि सरकारी है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो कि प्राइवेट है। इस वार्तालाप से हमें यही समझ में आता है कि प्राइवेट जो अस्पताल है उनकी क्या स्थिति है और गवर्नमेंट जो है उनकी क्या स्थिति है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो चलिए हम देखते हैं अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिनसे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारी के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांव की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। जिला जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे ही विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हकीम शेख की कहानी में हुआ है। आगे देखते हैं।
इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होगी, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा करने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग कूलरों व घरों की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। आपके सामने एक इमेज रही होगी। यहाँ पे देखिए इमेज दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती एक डॉक्टर। उसके बाद क्या है, एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं। यह भी चित्र एक दिखाई दिया गया है। दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र है कि दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का एक कमरा है। देखिए किस तरीके से उनका देखभाल किया जा रहा है। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं, जैसा कि आप सब परिचित होंगे। अब यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महँगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ नहीं होते हैं और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज में भी पर्याप्त हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में जानकारी दी गई है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता क्या कहता है। जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम से ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त में हो। आगे देखते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के करीब 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन से पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। इन्हें उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है।
और इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमार होने पर होने वाले खर्चों में इनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी-कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? इनमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर है, उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण को देखिए। यहाँ पे देखिए एक उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। यहाँ पे एसडीजी 3 है। केरल का अनुभव। यहाँ पे देखिए केरल का क्या अनुभव है। केरल का अनुभव। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया गया, जिससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं का योजनाबद्ध तरीके से पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार और औरतों के विकास के लिए शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण, स्वास्थ्य की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आए। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, दवाइयों की कमी, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे मध्य स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है उनके संविधान में निहित। कई वर्षों से पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। शिक्षा का एक जरूरी भाग जरूरी है। तो इसी तरीके से बच्चों यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। हमने समझा कि सरकार हमारे लिए कैसे अस्पताल, योजनाएं और कानून बनाती है, ताकि हर व्यक्ति को समान स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। अब जब भी आप किसी अस्पताल, साफ सड़क या पानी की टंकी देखें तो याद रखिए, यह सब सरकार की जिम्मेदारी का हिस्सा है, जो हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि और बच्चे भी आसानी से सीख सके। अगली क्लास में हम इस बुक के अगले अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में सुबह आईएएस के साथ।